अच्छा जनाब, आज की जो हमारी लास्ट टॉपिक है वो जी है अप्रोच, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। सबसे पहले जो नेचुरल एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि व्हाट इज एन अप्रोच। तो जी अप्रोच इज अ क्राइटेरियन और पर्सपेक्टिव अडॉप्टेड बाय अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट व्हाइल स्टडिंग पॉलिटिकल फिनोमेना। ठीक है जी, ये मुशाहिदा कह लीजिए, मयार सॉरी मयार कह लीजिए कि ये एक पर्टिकुलर मयार है जो एक रिसर्चर या एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट ऑप्ट करता है जब भी किसी किसी भी एक खास पॉलिटिकल वाकया जो है या एक फिनोमेना है उसको वो स्टडी कर रहा होता है। In more simpler words, it is the standard by which he collects and explains political events। ये वो मेयार है जिसके ज़रिए वो एक्सप्लेन करता है कि जी एक पर्टिकुलर जो वाक़या हुआ है वो क्यों हुआ है और उसकी क्या वजूहात है। अप्रोचेस जो है बेटा वो दो किस्म की होती हैं, एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरी होती है साइंटिफिक अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच जो होती है बेटा उसके अंदर आपको जो है दूसरे एकेडमिक डिसिप्लिन सच एज हिस्ट्री जो है, इकोनॉमिक्स जो है, लॉ, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी वगैरह वो तब इसकी डोमेन में फॉल करते हैं। और जो दूसरी साइंटिफिक रिसर्च है उसमें जो नेचुरल साइंसेज हैं वो नेचुरली वो उसके अंदर फॉल करती है। सबसे पहला जो है वो हिस्टोरिकल अप्रोच है। ठीक है जी, हिस्टोरिकल अप्रोच जो है वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कह लीजिए या हिस्ट्री एज अ स्टैंडर्ड ऑफ स्टडिंग अ पर्टिकुलर फिनोमेना। ठीक है जी, आप फॉर एग्जांपल पढ़ रहे हैं जी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी, तो आप पढ़ना शुरू करेंगे जी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है, इब्तदा में डेमोक्रेसी थी लेकिन फिर हमारे लीडर्स जो हैं उनकी वफात हो गई, 48 में कायद अज़म चल बसे, 51 में लियाकत अली खान को शहीद कर दिया गया, उसके बाद हमारे पास पोलिटिकल लीडरशिप नहीं थी, आर्मी ने इंटरवीन करना शुरू कर दिया। इस तरह देर मल्टीपल फैक्टर्स। तो जो आप हिस्टोरिकल अप्रोच ले लेंगे, ठीक है जी, फिर उसके उसको बुनियाद बनाते हुए आप उस पर्टिकुलर फिनोमेना को या कोई जो कोई भी इवेंट हुआ है उसके ओरिजिन्स जो हैं वहाँ पे डिटरमाइन करेंगे। फिर जो दूसरी अप्रोच आगे आती है वो जोग्राफिकल अप्रोच है। जोग्राफी जो है बेटा वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी हर किस्म की मतलब फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर एक ठंडे इलाके के रहने वाले की आदत, खाने पीने का स्टाइल, कल्चर जो है एक गर्म या मरबूत इलाके के, मरतूब मेरा ख्याल लफ्ज़ होता है, मरतूब इलाके के रहने वाला है जो गर्म ह्यूमिड प्लेस का रहने वाला है, उनकी जो रहन सहन है उनमें बहुत मुख्तलिफ और बहुत फ़र्क होगा। कपड़े पहनने का तरीका, फिर उसके अलावा उनकी रवायात और रस्म, उनमें फ़र्क। तो जो जोग्राफ़ी है, जो आपका जोग्राफिया है वो आपकी ऊपर बड़ा ही असर डालता है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे नीचे ही उन्होंने एक सर हेल्फोर्ड की एक हार्टलैंड की थ्योरी है। उससे पहले मैं आपको जरा एक्सप्लेन कर दूं कि हार्टलैंड से क्या मुराद है। हार्टलैंड से मुराद ये है कि सेंट्रल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। हार्टलैंड जो होता है वो किसी भी मुल्क का मरकजी और सबसे अहम इलाका जो होता है ना वो हार्टलैंड कहलाता है। फिर वर्ल्ड आइलैंड से मुराद ये है लैंड मास कंसिस्टिंग ऑफ यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। क्योंकि जो ह्यूमन कह लीजिए जो पॉपुलेशन है उस ज़माने में जो ये ओशियानाज़ हैं, मतलब फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, वो उस तरह जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है नहीं थे। तीन मेजर कॉन्टिनेंट थे जहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन जो थी वो सब एग्जिस्ट करती थी, जिसके अंदर अफ्रीका था, एशिया था और यूरोप था। तो ये जो वर्ल्ड आइलैंड से मुराद है कि ये जो पॉपुलेटेड या लैंड मास वाली जगह है वो वो आ जाती है। तो वो इसकी थ्योरी है कि हु रूल्स ईस्टर्न यूरोप कमांड्स द हार्टलैंड। ये यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि याद रहे कि जो हिस्ट्री की प्रोग्रेशन है वो ऐसे है कि पहले ग्रीक एरा आया था, उसके बाद रोमन एरा, फिर मुसलमानों का गोल्डन रूल है 800 साल का, 631-32 से शुरू होके, 35 से शुरू होके ये 1492 तक मेरा बेटा चलता है। 1492 के अंदर बेटा दो बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे। सबसे पहला इवेंट ये हुआ था कि जो आखिरी मुस्लिम रियासत थी मुस्लिम स्पेन की, कोर्डोबा मेरा ख्याल उसका नाम था, वो फॉल हुई थी। और दूसरा ये हुआ था कि कोलंबस ने अमेरिका को दरियाफ्त किया था। और यहाँ से रेनेसांस भी जो है यूरोप के अंदर शुरू होता है, और फिर जो यूरोपियन डोमिनेंस का ज़माना है वो शुरू होता है। फिर हम आज अमेरिकन डोमिनेंस के ज़माने में, लेकिन ये वेस्ट की डोमिनेंस ही है जहाँ से शुरू हुई। तो तो ये मेटाफोर्स वगैरह, फॉर एग्जांपल अब जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट से मुराद ये नहीं है कि वो एशिया के मिडिल के अंदर है। ब्रिटेन जो है वो उसका जो है वो वैसे तो वेस्टर्न एशिया है जो मिडिल ईस्ट है, लेकिन जो क्योंकि हमने जो हमारे यहाँ जो तमाम साउथ एशिया वगैरह सारा कुछ जो हम ये क्या नाम है टर्म सुनते हैं कि क्योंकि इंग्लैंड वाज द सेंटर, वाज द मेन पावर, तो उसमें वहाँ से ये टर्म सारी निकली हुई है।
कि उसके तरफ से जो साउथ में जाएं तो उसके उसके जो साउथ के अंदर, क्योंकि आपको एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए होता है जब आप ज्योग्राफी को डिफाइन कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे इंग्लैंड को, यूके जो है उसको उन्होंने एक सेंटर पॉइंट बनाया, और उसको सेंटर लेते हुए पूरी दुनिया के जो जोग्राफिकल डेस्टिनेशन हैं या उसको जोग्राफिकली डिवाइड वहाँ से किया गया। इसी वजह से आप देखते हैं कि हम साउथ एशिया हैं, मिडल ईस्ट है, तो वो इस वजह से जो भी डोमिनेट कर रहा था उसके हिसाब से, तो यूरोप यहाँ पे, लेकिन जो ईस्ट यूरोप को रूल कर रहा होगा वो हार्टलैंड को रूल करेगा, और जो हार्टलैंड को रूल करेगा तो वो दुनिया को रूल करेगा, और जो दुनिया को रूल करेगा, वर्ल्ड आइलैंड को रूल करेगा, वो दुनिया को रूल करेगा। तो ये उसने डिफाइन किया। तो जोग्राफिकल अप्रोच भी की जो है, आपका जोग्राफिया जो है वो भी एक अच्छा स्टैंडर्ड है जब आप एक पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि आपकी जो पॉलिटिकल वैल्यूज वगैरह जो होती है वो आपकी ज्योग्राफी के हिसाब से होती है। फिर फिलोसॉफिकल अप्रोच जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि इट इज कंसिडर्ड टू बी इनसफिशिएंट, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आई है, क्योंकि अगर आपको याद हो जब अभी हम यूटिलिटी वो पढ़ रहे थे, क्या नाम, मेथड्स पढ़ रहे थे, तो आप मैंने अर्ज किया था कि जो फलसफा है वो चीज़ों को देखता है कि हाउ द स्टेट शुड बी, जो करंट प्रिवेलिंग सिचुएशन होती है वो उसको जो है वो थोड़ा सा अंडरमाइन कर जाता है, उसको थोड़ा सा इग्नोर कर जाता है। तो जब उसको इग्नोर कर जाता है तो नेचुरली वो आपको इनसफिशिएंट मालूम होगा, इनसफिशिएंट होगा टू एड्रेस द करंट सिचुएशन और करंट रिक्वायरमेंट्स। तो इस वजह से जो हम फिलोसॉफिकल अप्रोच पढ़ते हैं तो वो हम उसको थोड़ा सा इनसफिशिएंट मानते हैं कि वो मुकम्मल नहीं होता। Philosophical approach is another traditional approach in political science. It was applied to political philosophers concentrate on the ideas, values, and doctrines about politics and discuss the good life and the best or ideal state to achieve. ठीक है जी। जब हम ये ideal state what ought to be का concept यहाँ आ गया, हमने start में आपको मैंने किया था रियलिज्म और जो है क्या नाम है आइडियलिज्म में फ़र्क क्या है। फिर आगे लीगल अप्रोच, कानूनी, it dominated political thought for a long time। एंड देखिए लीगल अप्रोच इसलिए भी इसने डोमिनेट मेरा बेटा किया कि जैसा हमने आपसे पहले भी अर्ज किया कि जो हमने जब ये एक डिस्कशन थी कि व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो जब हमारा ये मानना ही ये था कि जो सब्जेक्ट मैटर है पॉलिटिकल साइंस का वो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट का जो सबसे बुनियादी जिम्मेदारी है बेटा वो कानून बनाना और कानून को एग्जीक्यूट करना है। तो इसलिए जब हम लीगल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते थे व्हाट इज लीगल एंड व्हाट इज इलीगल, तो फिर हम उसको इसी पे ज़्यादा जो है ये पॉलिटिकल थॉट को उसने डोमिनेट भी किया, एंड इसी वजह से लोगों ने ज़्यादा इसके ऊपर इसको पढ़ा भी। फिर उसके बाद आ गया इकोनॉमिक अप्रोच। इकोनॉमिक्स जो है बेटा वो हर चीज़ की बेसिस है, और आप जब भी किसी चीज़ को पढ़ेंगे आप इकोनॉमिक्स का जो एस्पेक्ट है ना बेटा आप उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते। इकोनॉमिक्स जो है वो बड़ा मैटर करती है। हमने यहाँ पे कार्ल मार्क्स की आपने मिसाल दी, उसने हर चीज़ को जो है वो मटेरियल मीन्स के अंदर स्टडी करने की कोशिश की। अरिस्टोटल जो है उसने भी, अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर टू शो हाउ वेल्थ एंड पॉवर्टी अफेक्टेड पॉलिटिकल इवेंट्स एंड कॉज रेवोल्यूशन इन द स्टेट। वो पॉलिटिकल जो डेप्रीवेशन है वो बड़ा रोल प्ले करती है, सॉरी इकोनॉमिक डेप्रीवेशन जो है, बल्कि उससे पहले प्लेटो ने भी जब उसने डिफाइन किया कि ये जो उसकी रूलिंग क्लास है, उसने कहा कि ये जो रूलिंग क्लास है ना ये इकोनॉमिक गेन्स के लिए और अपनी फैमिली के लिए जो है करप्शन करती है। तो अगर आपने मार्शल